नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। कोरोना के केस जो हैं वो देश भर में तेज गति से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की बेहद ज़रूरत है। जो पालन करने हैं नियमों का, उनका पालन आप अवश्य करें। साथ ही 45 साल से ऊपर उम्र के जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। अपना हाथ बार बार धोएं, मास्क ज़रूर पहनें। साथ ही 2 गज की दूरी का पालन अवश्य करें। और आइए अब नजर हेडलाइंस पर। अगर बाकी राज्यों पर भी हम नजर डालें तो सब में अपस्विंग हमें दिखाई देती है। इसका है तात्पर्य यह है कि सारे देश को ही अब मेहनत करनी है, जुड़ना है और पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए सारी ताकत से जूझना है। अगर बाकी राज्यों पर भी हम नजर डालें तो सब कोविड को लेकर अगले 4 हफ्ते बेहद गंभीर। केंद्र का सभी राज्यों से खास सतर्कता बरतने का निर्देश। कोविड के बढ़ते संक्रमण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की 11 राज्यों के साथ बैठक। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा। पश्चिम बंगाल में भी तीसरे चरण में बम्पर वोटिंग। चौथे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूच विहार और हावड़ा में की जनसभाएं। जस्टिस नथालपति वेंकट रमण होंगे देश के अगले प्रधान न्यायाधीश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्ति को दी मंजूरी। 24 अप्रैल को संभालेंगे पदभार। 26 अगस्त 2022 तक रहेगा कार्यकाल। महात्मा गांधी का अहिंसा का मंत्र न केवल भौतिक रूप से बल्कि वैचारिक रूप से भी सार्थक। गुजरात में दांडी मार्च के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। देश के विकास के लिए सबसे मिलकर काम करने का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे करेंगे परीक्षा पे चर्चा। खास फॉर्मेट में होगा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का चौथा संस्करण। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी पर देंगे सुझाव। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को एक बार फिर करीब 97,000 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 50,000 मरीज स्वस्थ भी हुए। इसके साथ ही सक्रिय मामलों का आंकड़ा 7,88,000 तक पहुंच गया है, जो कि कुल मामलों का 6.21% है। देश के कुल सक्रिय मामलों में महाराष्ट्र का योगदान 57.42% है और इसी बीच स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी 1,17,00,000 से ज्यादा हो गया है। फिलहाल देश में रिकवरी रेट 92.48% है। स्थिति में पैंडेमिक में खराबी आई है। सीरियस राइज हुई है हमारे केसेस में, एक वेव की राइज हुई है। और ये भी आपने नोटिस किया है, आपने लिखा भी है पब्लिक डोमेन में कि इस बारी कि ये जो स्पीड है वो पिछली बारी की स्पीड से ज्यादा है। ये हमें मालूम होना चाहिए। तेज गति से हो रहा है। कुछ राज्यों में ये समस्या ज्यादा है, कुछ राज्यों में बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अगर बाकी राज्यों पर भी हम नजर डालें तो सब में अपस्विंग हमें दिखाई देती है। इसका है तात्पर्य यह है कि सारे देश को ही अब मेहनत करनी है, जुड़ना है और पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए सारी ताकत से जूझना है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में हालात चिंताजनक हैं। यहाँ पे सक्रिय मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सर्वाधिक कोरोना के मामले वाले 10 जिलों में से 7 महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में औसतन 40,000 नए मामले सामने आ रहे हैं।
अकेले महाराष्ट्र में कुल संक्रमित मामलों का 4,53,000 के करीब ये मामले हैं। वहीं छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ में 6% नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कुल मौतों में 3% मामले छत्तीसगढ़ से हैं। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय की 50 टीमों को भेजा है। इसमें से 30 टीमें महाराष्ट्र के 30 जिलों, 11 टीमें छत्तीसगढ़ के 11 जिलों और 9 टीमें पंजाब के 9 जिलों में भेजी गई हैं। 7 लाख We have deployed central teams in Maharashtra, Chhattisgarh, and Punjab. There are 50 such high-level multidisciplinary public health teams. Each team consists of two people. One is a public health expert doctor, and the other is a clinician doctor. स्वास्थ्य मंत्रालय हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले पर भी नजर बनाए हुए है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि वो कुंभ में एसओपी के पालन पर जोर दे रहे हैं। जो एसओपी बनाया गया था और बनाया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि वो उसका पूरी तरह से पालन हो रहा है और ऐसा ही कांग्रेगेशन, ऐसा क्राउड जो है वो इस संक्रमण को ना बढ़ाए, इसके जो भी कदम उसमें सूचित किए गए सोच विचार के, उनका अनुपालन हमें उम्मीद है कि अच्छी तरह से हो रहा है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन अभियान में भी तेजी आई है। सोमवार को देश भर में वैक्सीन की 43 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई, जो एक दिन में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड है। इसके साथ ही देश में अब तक 8 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। अब तक के वैक्सीनेशन में 7 करोड़ 22 लाख 77 हजार लोगों को पहली डोज और 1 करोड़ 8 लाख 33 हजार लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 3 करोड़ 41 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं 8 लाख 12 हजार वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। 45 साल से अधिक उम्र के 1 करोड़ 94 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली डोज और 3 लाख 85 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को दोनों डोज दी जा चुकी है। 89 लाख 60 हजार से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को पहली खुराक और 53 लाख 71 हजार स्वास्थ्य कर्मियों को दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं, जबकि 97 लाख 28 हजार से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली खुराक और 42 लाख 64 हजार से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को दोनों खुराक दी जा चुकी है। कि सारे ही वैक्सीन जो आज दिए जा रहे हैं दुनिया में, इंक्लूडिंग अवर 2 ग्रेट वैक्सीन, मोर्टेलिटी को कम करते हैं, सीवियर डिजीज को कम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लाइव्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसी प्रायोरिटी को आगे करके प्रायोरिटाइजेशन करी गई है उस सिचुएशन में, जबकि वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ रही है, वैक्सीन के साथ जुड़ना है, अडल्ट्स को वैक्सीन पहुंचाना है। इसके पीछे यही सोच है कि सबसे पहले जो मॉर्टेलिटी के प्रिडिलेक्शन को लेके हैं हमारे समाज में, उनको कवर करो। और स्वास्थ्य मंत्री ने जो राज्य हैं जिनमें तेजी से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उनके साथ समीक्षा बैठक की है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और अब बात राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया। वहीं असम और पश्चिम बंगाल में भी तीसरे चरण का मतदान किया गया। 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या युवा, सभी ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी मतदान केंद्र पर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मतदान के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया।
तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। राज्य में मतदान का प्रतिशत 65% से ज्यादा रहा। इसके साथ ही 3,998 उम्मीदवार किस्मत जो है उनकी ईवीएम में कैद हो गई। तमिलनाडु में सीधा मुकाबला एआईएडीएमके और डीएमके के बीच है। एआईएडीएमके के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के नेतृत्व में हैट्रिक बनाने की मूड में है, तो वहीं एमके स्टालिन एक दशक बाद डीएमके को सत्ता में वापसी कराने की कोशिशों में लगे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन है। एआईएडीएमके ने 179 सीटों पर जबकि बीजेपी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। उधर कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर चुनाव लड़ा है। डीएमके 173 तो कांग्रेस 25 सीटों पर चुनाव मैदान में है। बाकी सीटों पर दोनों ही गठबंधन के सहयोगी दलों के उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं केरल विधानसभा की 140 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। राज्य में 70% से ज्यादा प्रतिशत मतदान हुआ। केरल की 140 विधानसभा सीटों के लिए 123 महिलाओं समेत 957 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। यहां पर मुख्य मुकाबला सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या एलडीएफ और यूडीएफ के बीच हर 5 साल बाद बारी बारी से सरकार बनाने की जो परंपरा है, कांग्रेस का गठजोड़ जीतेगा या वाम मोर्चा फिर से बाजी मारेगा। बीजेपी ने भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकी है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी एक ही चरण में 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया। पुडुचेरी में 78% से ज्यादा मतदान हुआ है। इसके साथ ही 324 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। यहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच में है। और वहीं असम विधानसभा के लिए तीसरे और आखिरी दौर की 40 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। इसके साथ ही असम में मतदान का काम पूरा हो गया। असम के तीसरे चरण में 82% से ज्यादा मतदान हुआ। तीसरे और आखिरी चरण में बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा समेत राज्य के 12 जिलों के 337 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इस बार चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच है। असम की कुल 116 सीटों में से पहले और दूसरे चरण में 47 और 39 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण की 31 सीटों के लिए मतदान हुआ। राज्य तीसरे चरण में 78% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए कुल 8 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। राज्य में 10 अप्रैल को चौथे चरण में 44 सीटों पर, 17 अप्रैल को 5वें चरण में 45 सीटों पर, 22 अप्रैल को छठे चरण में 43 सीटों पर, 26 अप्रैल को 7वें चरण में 36 सीटों पर, 8वें और अंतिम चरण में 29 अप्रैल को 35 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के मतदान के बाद चौथे चरण के लिए सभी दलों ने प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और हावड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने ये दावा किया कि 2 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर यहाँ विकास का अभियान और तेज किया जाएगा। ममता बनर्जी की हार का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव से ही तृणमूल कांग्रेस की सत्ता का जाना तय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता को ममता बनर्जी की सच्चाई पता चल चुकी है। यहाँ की जनता बीजेपी पर बेशुमार प्यार जता रही है। उन्होंने भरोसा दिया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य की जनता से मिले प्यार को ब्याज समेत विकास करके लौटाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में 44 सीटों पर 10 अप्रैल को मतदान होना है। 2 मई को जब ये चुनाव के नतीजे आएंगे, 2 मई को बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां भी विकास का, प्रगति का अभियान और तेज किया जाएगा। बीते 2 चरणों के मतदान में दीदी का जाना तय हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पूरे जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटी हैं। उन्होंने आज अलीपुरद्वार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए
बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता मतदान केंद्रों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों समेत पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर पश्चिम बंगाल की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ वादा करना जानती है, उन्हें पूरा करने से उसे कोई मतलब नहीं रहता। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के लोग बाहरी लोगों को राज्य में घुसाकर दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस नथालपति वेंकट रमण देश के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस एनवी रमण को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। जस्टिस रमण 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। वे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस रमण का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक होगा। जस्टिस रमण अभी सुप्रीम कोर्ट में CJI SA बोबडे के बाद दूसरे सबसे सीनियर जज हैं और 17 फरवरी 2014 से सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जस्टिस रमण ने 7 मार्च 2019 से 26 नवंबर 2019 तक सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में और इसके बाद 27 नवंबर 2019 से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम किया। सुप्रीम कोर्ट में सेवाएं देने से पहले वे दिल्ली हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में भी रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के पोन्नवरम गांव के निवासी जस्टिस रमण किसान परिवार से आते हैं। महात्मा गांधी का अहिंसा का मंत्र न केवल भौतिक रूप से बल्कि वैचारिक रूप से भी सार्थक है। गुजरात के दांडी में दांडी मार्च की समापन समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से लोग एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन सभी भारतीय ही हैं और सबको मिलकर देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित दांडी मार्च समारोह का आज समापन हो गया। गुजरात के दांडी गांव में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि नमक सत्याग्रह की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका रही है। नमक सत्याग्रह ने हमारा स्वाधीनता आंदोलन की नया दिशा दी। यह गांधी जी के राष्ट्रवादी चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था। यात्रा के दौरान गांधी जी 22 स्थानों पर रुके और वहां के स्थानीय समुदायों को संबोधित किया है। उनके संबोधन में समाज में छुआछूत का विरोध, सांप्रदायिक सौहार्द, स्वदेशी जैसा विषय उठाए जाते थे। उपराष्ट्रपति ने लोगों और राजनीतिक दलों से एक दूसरे के प्रति सम्मान और देश के विकास के लिए काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें महात्मा गांधी के विचारों को अपने व्यवहार में लाने की जरूरत है। We have to respect other political parties. One party may rule one time, other party may rule some other time, but we are all Indians. We are all wedded to the development of this country. Keeping this in mind, we should respect each other. We should standards in public life. We should learn from Gandhi ji. केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि इस दांडी मार्च से आजादी के अमृत महोत्सव की भव्य शुरुआत हुई है। और मेरा विश्वास है इस यात्रा से, इस अमृत महोत्सव की जो भव्य शुरुआत हुई है, जो दिव्य शुरुआत हुई है, जो जागरण का मंत्र फूंका है, वो जागरण का मंत्र आसमान तक अपनी गुंजायमान करते हुए आने वाली पीढ़ी को बताएगा कि देश की आज़ादी में जो बलिदान हुए हैं वो मामूली बलिदान नहीं है। जो आज़ादी हमको मिली है वो मामूली नहीं है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने गुजरात राज्य हस्तशिल्प विकास निगम के उत्पादों के लिए GI टैग जारी किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक गए और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और विजिटर बुक पर हस्ताक्षर किए। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च को रवाना किया था, जिसमें शामिल लोग 25 दिन की पदयात्रा कर दांडी पहुंचे थे।
अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के विरोध में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की थी। यह यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक निकाली गई थी, जहां नमक बनाकर उन्होंने इस काले कानून के खिलाफ अपना सत्याग्रह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का ये चौथा संस्करण होगा। कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार ये कार्यक्रम पहली बार वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने सुझाव देंगे और छात्रों को बिना तनाव के लिए परीक्षा की तैयारियों के सुझाव देंगे। युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने में परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले परीक्षा योद्धा की व्यापक पहल का हिस्सा है। इससे पहले 17 फरवरी से 14 मार्च के दौरान विभिन्न विषयों पर 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों के लिए ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक लगभग 14 लाख प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पहली बार 81 विदेशी देशों के छात्रों ने भी रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। जो छात्र प्रतिभागी में जिन्होंने अपना स्थान बनाया वो सीधे संवाद भी कर सकेंगे। उसमें छात्र छात्राएं हैं, उसमें विदेश के छात्र छात्राएं भी हैं और अभिभावक भी हैं और अध्यापकगण भी हैं। मैं समझता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा अभिनव कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकारों का मतलब राष्ट्र निर्माण के लिए सही नीति, साफ नीयत और सटीक निर्णय है। बीजेपी स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी आज भारत की विविधता में एकता और अनेकता में एकता की प्रतीक बन गई है। बीजेपी का मतलब परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति और सुशासन है। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले सरकारों के प्रदर्शन का मानदंड उनकी घोषणाओं से होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह अवधारणा बदली है और अब सरकारों का मूल्यांकन केंद्र की योजनाओं के जमीन तक पहुंचने से हो रहा है। उन्होंने कहा कि आखिरी पायदान पर खड़े इंसान तक योजनाओं को पहुंचाना और हकदार तक उसका हक पहुंचाना हमारी विशेषता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं, बल्कि देशवासियों का दिल जीतने वाला अविरल और अनवरत अभियान है। बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं, देश और देशवासियों का दिल जीतने वाला एक अविरल अनवरत अभियान है। आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं, कभी सीए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर। बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मतलब है देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। इसलिए बीजेपी के हर कार्यकर्ता को सतर्क रहना है। इन लोगों की सच्चाई से देश की जनता को सावधान करते रहना होगा। 2 सांसदों से 303 सांसदों की यात्रा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको प्राप्त हुई है और 12 राज्यों में हमारी विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उसी तरीके से वैचारिक पृष्ठभूमि पर देखा जाए तो एकात्म मानववाद से शुरू करके अंत्योदय से होते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये लेते हुए भारतीय जनता पार्टी आज आगे बढ़ रही है। और 5 राज्यों में आज जो चुनाव भी हो रहे हैं उसमें भी जनता का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। भारत ने कहा है कि रूस हमारे सबसे अहम साझेदार है और दुनिया की राजनीति में उतार चढ़ाव के बावजूद उसके साथ संबंधों में लगातार विकास हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ आज बातचीत के बाद ये बातें कही। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि रूस की तरफ से भारत को उच्च तकनीक वाले सैन्य उपकरण मिलते रहेंगे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच आपसी हित और अन्य वैश्विक मुद्दों से जुड़ी व्यापक बातचीत हुई। बातचीत में सालाना शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई, जिसके लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिल्ली आना है। वार्ता के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा, व्यापार और सैन्य सहयोग के अलावा अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा हुई। I'm sure Minister Lavrov would share my assessment that our bilateral cooperation remains energetic and forward-looking. We talked about long-standing partnership in nuclear, space and defense sectors. We assess positively our economic cooperation, noting the new opportunities in Russia and Far East. विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री के बीच चीन के रवैये समेत हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थायित्व को लेकर भी चर्चा हुई। एस जयशंकर ने रूस के प्रतिनिधिमंडल को भारत के रुख से अवगत कराया। I shared our viewpoint on the Indo-Pacific, as our Prime Minister pointed out at the Shangri-La dialogue some years ago. Contemporary challenges require countries to work together in new and different ways. Such cooperation also reflects the multipolar and rebalanced character of global politics. Russia is a very important partner, whether it is their Far East or whether it is the Chennai-Vladivostok corridor. We discussed bilateral military cooperation, including state-of-the-art weapons manufacturing. In this strategically important area, Russia is a major foreign contractor for New Delhi. दोनों विदेश मंत्रियों ने साफ किया कि न तो रूस चीन के साथ मिलकर कोई सैन्य गठजोड़ बना रहा है और न ही भारत अमेरिका के साथ। दोनों देश मध्य पूर्व, ईरान, अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर भी सहमत हुई। भारत और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक मुख्य तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आयोजित होने वाली शिखर वार्ता की तैयारियों पर केंद्रित थी। लेकिन इस मौके पे हिंद प्रशांत जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई, पाकिस्तान और चीन जैसे मामलों पर भी विचार हुआ और तय हुआ कि भारत और रूस के रिश्ते और गहरे होंगे, सैनिक सहयोग भी और बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों देश बहुध्रुवीयता में विश्वास करते हैं। संसद टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे कोविड अपील। देश भर में कोरोना के जो मामले हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा और जो स्वास्थ्य के मद्देनज़र जो उपाय हैं उनका सख्ती से पालन करना बेहद ज़रूरी है। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोग अपना वैक्सीनेशन बेहिचक ज़रूर करवाएं, अपना मास्क ज़रूर पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं।